मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मशीन डिज़ाइन शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रमुख बातों को देखा था, इसके सिलेबस को, उसके बाद मशीन डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये समझा था कि टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के प्रकार क्या होते हैं, अभिकल्पन के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों, डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों, ठीक है। हमें डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत क्यों है? क्या हम कोई भी प्रोडक्ट बिना डिज़ाइन के नहीं बना सकते हैं? ये प्रश्न, जाहिर सी बात है कि ये प्रश्न उठेगा, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी मशीन को डिज़ाइन करना ज़रूरी है? उसकी कंस्ट्रक्शन से पहले उसको डिज़ाइन करना ज़रूरी है? क्या बिना डिज़ाइन के हम नहीं तैयार कर सकते हैं? ये दोनों बातें, ये दोनों प्रश्न, ये दोनों प्रश्न का उठना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो हम देखते हैं कि नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। जब हम ये समझ जाएंगे तो इसका जो दूसरा पक्ष है कि हमें डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और हम कोई भी प्रोडक्ट बिना डिज़ाइन के क्यों नहीं बना सकते, ये दोनों अंतर अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। इस पर देखिए, सबसे पहला बिंदु है वो है समस्याओं की पहचान, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी मशीन को बनाने से पहले हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन ही है तो सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत महसूस होगी, मनुष्यों को इसकी ज़रूरत महसूस होगी कि कोई एक ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जिसके माध्यम से हम दूर दराज बैठे लोगों से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से बात कर सके, ठीक है। और उसे हम, उस डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके भी जा सकें, वो हल्का भी हो, पोर्टेबल हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उसमें तमाम खूबियाँ हो। ये तमाम खूबियाँ धीरे धीरे कैसे हो बनी? ये तमाम खूबियाँ मनुष्य की ज़रूरत के आधार पर विकसित हुई, ठीक है। तो अब इस डिवाइस को या इस यंत्र को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग तैयार करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि समस्या की पहचान करना, रिकग्नाइजेशन ऑफ नीड। मानव को इस यंत्र की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है, इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो इसके लिए उसने डिज़ाइन तैयार करना शुरू किया। दूसरा है समस्याओं का हल। जब यह ज़रूरत महसूस हुई तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी, चैलेंजेस आए होंगे कि ऐसा डिवाइस कैसे बनाया जाए, कौन सा मटेरियल लगाया जाए, सस्ता और टिकाऊ हो, उस यंत्र, उस बनने वाले यंत्र की जो आयु हो वो अधिक से अधिक हो, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं, ये समस्याओं की पहचान हो गई। फिर इन समस्याओं का हल भी उसने खोजा होगा कि इन प्रोडक्ट को या फिर इस डिज़ाइन को या फिर इस डिवाइस को बनाने के लिए हमें किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। उस मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा, जब वो मार्केट में उतरेगा तो फिर मार्केट में किस मूल्य पर बिकेगा। ये सब समस्याएं हैं और इस समस्याओं की पहचान है, ठीक। ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन के माध्यम से तय करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं। उस डिज़ाइन के साथ साथ हम ये देखते हैं कि विभिन्न चरणों में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें एक डिज़ाइन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। उसके बाद पूर्व ज्ञान का उचित उपयोग, यूज़ ऑफ प्री डिफाइंड नॉलेज, ठीक है। जब हम समस्याओं को पहचान लेते हैं, समस्याओं का हल निकाल लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम अपने पूर्व के ज्ञान के आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि अब उस प्रोडक्ट को या फिर उस डिवाइस को या फिर उस डिज़ाइन को हम कैसे कंस्ट्रक्शन के रूप में लाएंगे। यहाँ पे हमारा पूर्व ज्ञान उपयोग में आता है। उसके बाद आता है संसाधनों का प्रयोग, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब मार्केट में रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज, किन किन संसाधनों की ज़रूरत महसूस होगी, ये सब भी हम डिज़ाइन के माध्यम से तय करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि
मान लेते हैं कि अगर एक डस्टर है, उस डस्टर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो डस्टर को बनाने के लिए हमें एक गत्ते की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। डस्टर की जो लकड़ी का हिस्सा होता है उसको काटने के लिए आरी, साव वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कुछ गिने चुने संसाधन है, गिने चुने रिसोर्सेज हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक डिज़ाइन के माध्यम से हम यह भी निर्धारित करते हैं कि हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता महसूस होगी और उन संसाधनों का हम किस तरीके से उचित उपयोग करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा मूल्य भी नियत रहे, मूल्य में जो बहुत ज़्यादा वृद्धि न हो और आसानी से लोगों की पहुंच में वो आ सके। तो उसके बाद आता है अनुकूलन। अनुकूलन का अर्थ होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे प्रतिबंध आते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट किसी इंडस्ट्री में बन रहा है तो उस इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। उस इंडस्ट्री से निकलने वाले जो हानिकारक गैसें हैं या फिर कुछ भी जो कि मानव सभ्यता पर बुरा असर डाल रहा है, ये सब प्रतिबंध होते हैं। तो इन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए भी हमें एक अनुकूल दशा विकसित करनी पड़ती है जिस वजह से हमारा काम न रुके और चलता रहे। इसके बाद आता है मानकीकरण, जिसकी इंग्लिश होती है स्टैंडर्डाइजेशन। एक स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के समय। हम एक स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, उसका मानक निर्धारित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को हम अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समय, परिस्थिति और स्थान के बदलने के साथ साथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है, वो भी बदल जाता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है, जो उत्पाद हम बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट कम से कम एक न्यूनतम स्टैंडर्ड को प्राप्त कर ले। एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि हर एक परिस्थिति में सामान्य रहेगा, हर एक परिस्थिति पे लागू हो जाता है। तो एक ऐसे स्टैंडर्ड को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के समय, उसकी डिजाइनिंग करते समय। बात वही। उसके बाद आता है सौंदर्यीकरण, ठीक है। उससे पहले है उपयोग में सुलभता। उपयोग में सुलभता का अर्थ ये है कि यदि हम कोई वस्तु या कोई डिवाइस का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं उसको बनाने से पहले, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको उपयोग में हमें सुलभता प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि हमने डिज़ाइन भारी भरकम तैयार कर दिया है और वो इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा है सही तरीके से, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो बहुत ही भारी भरकम हुआ करता था। समझ लीजिए कि एक बड़े से हॉल में, एक बड़े से रूम में बड़ा सा मॉनिटर हुआ करता था, बड़े से बहुत बड़ा सा कीबोर्ड हुआ करता था, माउस हुआ करता था। लेकिन आज देखिए, आज कंप्यूटर का आकार किस रूप में आ गया है। आज कंप्यूटर हमारे घड़ी में उपलब्ध है, आज कंप्यूटर हमारे पेन में उपलब्ध है। तो उस समय जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे उनके इस्तेमाल करने में, उनके रख रखाव में बहुत असुविधा होती थी। लेकिन आज के कंप्यूटर के रख रखाव में और उनके उपयोग में हमें सुलभता प्राप्त होती है। तो एक प्रोडक्ट के डिज़ाइन को तैयार करते समय हमें इस बात का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है कि उस प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्शन के बाद, उस प्रोडक्ट को बनने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से आसानी से उपयोग में ला सकें। अगला है सौंदर्यीकरण, ठीक है। सौंदर्यीकरण, इसका अर्थ ये होता है कि अट्रैक्टिव लुक, ठीक है। हमें कोई भी प्रोडक्ट तब अच्छा लगता है जब वो बाहर से अच्छा दिखे, ठीक है। हाँ, नो डाउट कि अंदर भी वो टिकाऊ होना चाहिए, उसकी आयु अधिक होनी चाहिए, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उसकी दक्षता, एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए।
इन सब के साथ साथ उसकी डिजाइनिंग भी मैटर करती है, इन सब के साथ साथ उसका आउटलुक भी मैटर करता है, वो कितना अट्रैक्टिव है ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम ये बात करें कि यदि हम एक कार की डिज़ाइनिंग तैयार कर लेते हैं जो कि आंतरिक रूप से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं उसमें, लेकिन अगर उसका जो आउटलुक है बाहर से देखने पे वो कैसा अगर अच्छा नहीं नज़र आता है तो हमारे मन में लगेगा कि यार बेकार है, अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर इसके साथ साथ उन तमाम विशेषताओं के साथ साथ अगर हम उस कार की डिज़ाइनिंग या उसका लुक अट्रैक्टिव बना दें, बहुत ही अट्रैक्टिव, तो हमारे मन को वो एक ही बार में भा जाएगा और हम उसे खरीद लेंगे। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद आता है श्रम दक्षता शास्त्र। ठीक है, ये एक ऐसा शास्त्र है, ये एक ऐसा विज्ञान है जो कि लेबर से या फिर श्रम से संबंधित होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि जब हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस पॉइंट पर, किस स्टेप पे हमें कितना श्रम लगाना है, कितना श्रम देना है। तो जो श्रम की जो अ, श्रम का जो उपयोग है, श्रम का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हम श्रम इनपुट में लगाते हैं उसका दुरुपयोग नहीं हो पाता है, उसका प्रॉपर उपयोग हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन के माध्यम से भी तय करनी पड़ती है। इसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। जब हम नए नए प्रोडक्ट को, नए नए युक्तियों को, नए नए यंत्रों को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके बनने के साथ साथ, इनके विकास के साथ साथ मानव सभ्यता का भी विकास होता है। मानव की भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है और उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ, उसके विकास के साथ साथ, एक युक्ति के विकास के साथ साथ मानव सभ्यता का भी विकास होता है। इसके बाद अगला है आपसी सहयोग की भावना, कॉपरेशन। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है किसी भी इंडस्ट्री के भीतर तो विभिन्न अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनता है, अलग अलग मशीनों के माध्यम से बनता है, और अलग अलग मशीनों को अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में यह जो डिज़ाइन है, जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के पहले तैयार करते हैं, यह आपसी सहयोग और कॉपरेशन को भी बढ़ावा देता है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करता है लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे जो बिंदु हैं, 11 पॉइंट हैं, ये हमें बतलाते हैं कि हमें डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक डिज़ाइन, अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उसका डिज़ाइन नहीं तैयार करते हैं तो हमें किन किन समस्याओं को झेलना पड़ेगा, हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे और क्या क्या दिक्कतें उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो आज फिलहाल यही करते हैं। ठीक है, इसके आगे फिर कंटिन्यू किया जाएगा।